मैंने संपत के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, मैं तुम्हारे मुंह से कपड़ा हटा रहा हूँ। अगर तुमने जरूरत से ज्यादा ऊंची आवाज निकाली तो मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा, समझे? संपत ने इस बात में गर्दन हिला दी। उसकी आंखों में वहशत कुछ बढ़ गई थी। मैंने उसके मुंह में ठुसा हुआ कपड़ा निकाल दिया। मुंह के बल फर्श पर गिरने से वाकई उसके सामने के 2 दांत हिल गए थे। कपड़ा मुंह से निकलते ही मुंह में जमा हुआ खून भी बह निकला। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, पानी, मुझे पानी दो। मैंने राधा को इशारा किया। वो फ्रिज से ठंडा पानी ले आई। मैंने संपत के हाथ भी खोल दिए। मुझे यकीन था कि इतनी पिटाई होने के बाद अब वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जिससे उसे मजीद नुकसान उठाना पड़े। राधा ने पानी का गिलास उसके हाथ में थमाकर कैराकॉफ उठाई और सामने कुर्सी पर बैठ गई। वो संपत के मामले में मुझसे ज्यादा मोहतात थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर संपत किसी तरह बच निकला तो उसका क्या हशर होगा। संपत ने 1-2 मरतबा कुल्ली की, पानी के 1-2 घूंट भरे और गिलास वहीं फर्श पर रख दिया। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, हाँ अब बताओ, ये सब कुछ कैसे हुआ? अचाल शिवा मंदिर को आग किसने लगाई थी? संपत ने कहा, नागराज के आदमियों ने। उसे पता चल गया था कि तुम पिछले 2 महीनों से वहां छुपे हुए थे और पंडित भेरू तुम्हारे साथ हर तरह का ताउन कर रहा था और नागराज को खत्म करने के लिए तुम्हारी मदद कर रहा था। उसे यह भी यकीन था कि कैंप में बम धमाकों के बाद तुम सीधे वहीं जाओगे, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम मंदिर का रुख करने की बजाय अलका के आश्रम पहुंच गए। मैंने पूछा, नागराज को कैसे पता चला कि मैं मंदिर में पनाह लिए हुए हूँ? संपत ने कहा, छम्या ने उसे सब कुछ बता दिया था। मैं उछल पड़ा, छम्या ने? संपत ने कहा, कैंप में धमाकों के दौरान गोरख सिंह तो खत्म हो गया था, मगर छम्या बच गई थी। वो शदीद जख्मी हुई थी। उसने नागराज को बता दिया था कि साधु के भेष में तुम उसके साथ आए थे और बम तुमने ही लगाए थे। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारी बातों से कुछ उलझ रहा हूँ संपत। पहली बात तो ये कि छम्या ने यह कैसे कह दिया कि बम मैंने लगाए थे, हालांकि मैंने उसे अपने असल प्रोग्राम से बिल्कुल बेखबर रखा था। संपत ने कहा, वो बेवकूफ नहीं है। जब तुमने उसे साथ चलने को कहा था तो वो समझ गई थी कि तुम कैंप में कुछ न कुछ करना चाहते हो। उसका ख्याल था कि तुम गोरख सिंह को घेर कर कत्ल करना चाहते हो, लेकिन बम्मों का तो उसके जहन में भी नहीं था। उसे गुस्सा इसी बात का था कि तुमने उसे भी धोखे में रखा और दूसरों के साथ उसे भी मारने की कोशिश की। इसीलिए उसने तुम्हारे बारे में हर बात नागराज को बता दी। वो चंद लम्हों के लिए खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, कैंप में बम धमाकों की इत्तला मिलते ही नागराज वहां पहुंच गया था। उस वक्त तक वहां सब कुछ तबाह हो चुका था। 22 आदमी तो फौरी तौर पर ही हलाक हो गए थे और कई जख्मी हुए थे। छम्या भी जख्मियों में शामिल थी। उसने नागराज को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। नागराज ने उसी वक्त चंद आदमी मंदिर की तरफ दौड़ा दिए। उन्होंने मंदिर के अलावा उस बंगले को भी घेरे में ले लिया था जहां तुम छुपे हुए थे, लेकिन पंडित भेरू मंदिर के तहखानों में छुप गया। नागराज के आदमियों ने शाम तक मंदिर को घेरे में लिए रखा और आखिरकार नागराज के हुक्म पर चारों तरफ पेट्रोल छिड़क कर मंदिर को आग लगा दी। उसका ख्याल था कि तुम भी पंडित भेरू के साथ तहखाने में कहीं छुपे हुए हो। आग लगते ही या तो बाहर निकल आओगे या जलकर भस्म हो जाओगे, लेकिन तुम किस्मत के धनी साबित हुए जो मंदिर में नहीं थे। मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, नागराज बहुत जहरीला आदमी है। वो अपने दुश्मनों को माफ नहीं करता। मैंने संपत के खामोश होने पर कहा, अपने दुश्मनों को माफ करना तो मैंने भी नहीं सीखा, लेकिन मैं दुश्मन से इंतकाम लेने के लिए इस तरह पागल नहीं होता। अपने हवास को काबू में रखता हूँ और बहुत सोच समझ कर वार करता हूँ और मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। मैं खामोश होकर उसकी तरफ देखने लगा, फिर कहा, मैंने नागराज की तरह अहमकों की फौज नहीं पाल रखी। गुंडों और बदमाशों पर भरोसा करने की बजाय खोपड़ी से काम लेता हूँ, जिसका अंदाजा तुम सब लोग लगा चुके हो। खैर, मुझे कैंप के बारे में बताओ कि वहाँ कितना नुकसान हुआ है। संपत ने कहा, 22 आदमी तो फौरन मर गए थे, 6 अस्पताल जाकर खत्म हुए। इस तरह अब तक 28 आदमी खत्म हो चुके हैं, जिनमें 24 तुम्हारे हमवतन हैं। मैंने कहा, मुझे अपने उन हमवतनों के मरने का कोई अफसोस नहीं है। वो गद्दार थे और गद्दारों का मर जाना ही बेहतर होता है। बहरहाल, कैंप के बारे में हमें कुछ और बताओ। संपत ने कहा, आधे से ज्यादा कैंप तबाह हो चुका है। उसकी सरगर्मियां बहाल होने में कम से कम 4 महीने लगेंगे। तुमने कैंप की तबाही के लिए जो बम इस्तेमाल किए थे वो बहुत ताकतवर थे। तुम्हारी सरगर्मियों के बारे में अब तक ऊपर इत्तला नहीं पहुंची थी, लेकिन अब नागराज को सब कुछ बताना पड़ा। आला हुकाम का ख्याल है कि तुम अकेले नहीं हो सकते। तुम्हारे साथ जरूर कुछ और आदमी भी हैं जो इन मामलात में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम्हारे बारे में आला सतह पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। दिल्ली से कुछ माहिरीन को भी तलब किया गया है। राजस्थान का चीफ मिनिस्टर कल से यहाँ डेरा जमाए बैठा हुआ है। नागराज ने मंदिर की आतिशज़दगी भी तुम्हारे खाते में डाल दी है। वो अपनी कोई गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं। वो तो यहाँ पर मौजूद रॉ के बाज अफसरों को भी अपने साथ लपेटने की कोशिश कर रहा है। चीफ मिनिस्टर उसके बारे में सब कुछ जानता है, मगर विश्वास से कहता है कि वो भी नागराज की बातें तस्लीम करेगा और वो साफ बच निकलेगा।
मैंने कहा, हैरत है कि सब कुछ जानते हुए भी उसके नखरे उठाए जा रहे हैं। संपत ने कहा, इसकी वजह है वो दहशतगर्दी के कैंप को बड़े अच्छे तरीके से चला रहा था। उसने दहशतगर्दी और तशद्दुद की ऐसी ऐसी तरकीबें इस्तेमाल की हैं कि कोई दूसरा सोच भी नहीं सकता। ब्रेन वॉशिंग के तो उसने ऐसे तरीके इजाद किए हैं कि जिन पर हैरत होती है। अगर तुम्हें सिर्फ 15 मिनट उससे बात करने का मौका मिल जाए तो तुम भी अपने देश से सारी वफादारी भूल जाओगे और तुम्हारी बातें सुनकर मालूम होगा कि पाकिस्तान का तुमसे बड़ा कोई और दुश्मन हो ही नहीं सकता। इसकी एक और मिसाल मैं तुम्हें बताता हूँ। हमारा एक साथी प्रेमनाथ रॉ का बेहतरीन एजेंट था। वो पाकिस्तान में कई कामयाब मिशन अंजाम दे चुका था। पूरी इंटेलिजेंस में उसे पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन समझा जाता था। नागराज ने उसकी ब्रेन वॉशिंग कर दी और वह भारत का दुश्मन और पाकिस्तान का हमदर्द बन गया। इस बहस में उसने अपने एक साथी को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। प्रेमनाथ हमारे ही लिए खतरनाक बन गया था। उसे मजबूरन गोली मारकर खत्म करना पड़ा। मैंने कहा, तो तुम्हारा ताल्लुक रॉ से है? संपत ने इस बात में सर हिलाया, बोला, हाँ, माउंट अबू में रॉ के कई आदमी हैं जो नागराज और उसके आदमियों पर निगाह रखे हुए हैं। मुझे दुर्योधन और उसके ग्रुप की निगरानी के लिए भेजा गया था। ये सब नागराज के गुर्गे हैं जिन्हें उसने मुख्तलिफ शोबे बांट रखे हैं। अगर हम लोग उनकी सरगर्मियों की रिपोर्ट्स ऊपर न भेजते रहें तो ये लोग तो बिल्कुल ही बेकाबू हो जाएं। मैंने कहा, नागराज के और क्या मंसूबे हैं? संपत ने कहा, वो दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द है। ऐसे मंसूबे बनाने में उसका कोई सानी नहीं। मैं तुम्हें ये सब कुछ इसलिए बताए जा रहा हूँ कि तुम माउंट अबू की हुदूद से जिंदा बाहर नहीं जा सकोगे। इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। बहरहाल उसने जो नया मंसूबा बनाया है वो बहुत ही खौफनाक है। मैंने कहा, और वो मंसूबा वो जहर है जो उसने तैयार किया है? वो उछल पड़ा, बोला, ओह, तो तुम जानते हो? मैंने कहा, हाँ, और मैं उस इंजेक्शन का तजुर्बा भी कर चुका हूँ। नागराज के सामने रवि पंडित पर इंजेक्शन लगने के बाद वो जिस तरह तड़पा है वो मंजर मैं नहीं भूल सकता। लेकिन ये इत्मीनान रखो, नागराज का ये मंसूबा हमारे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकता। संपत ने कहा, ये तुम्हारी खुशफहमी है। तुम्हें नागराज पर एक मर्तबा हाथ उठाने का मौका मिल गया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर मर्तबा उस पर हावी रहोगे। और मैं तुम्हें एक और बात भी बता दूं। वो खामोश हो गया। उसके होंठों पर मानी खेज मुस्कुराहट आ गई। इस वक्त हम में जो बातें हो रही हैं उसका एक एक लफ्ज गोपाल के कानों तक पहुंच रहा है। उसे पता चल चुका है कि मैं तुम्हारे कब्जे में हूं और तुम्हारे साथ कौन है। मैं उछल पड़ा। मैंने कहा, ओह, तुम्हारे पास कोई ट्रांसमीटर? मैं घूरती हुई नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, हाँ, मेरे गले में ये लॉकेट देख रहे हो? उसने सोने की चेन में लगे हुए लॉकेट की तरफ इशारा किया। यहाँ आने के बाद जब राधा ने मुझे धक्का देकर गिराया था तो मैंने उस वक्त ये ट्रांसमीटर ऑन कर दिया था। यहाँ होने वाली सारी गुफ्तगू गोपाल सुन चुका है। उसे ये भी मालूम हो चुका है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि अभी तक लोकेशन नहीं बता सका, लेकिन अब उसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही राधा चील की तरह उस पर झपटी और उसके गले से लॉकेट नोच लिया। संपत ने उठकर उससे लॉकेट छीनने की कोशिश की थी, मगर मैंने जोरदार ठोकर रसीद कर दी और वो कराहता हुआ वहीं उलट गया। राधा ने लॉकेट खोल कर देखा। उसमें वाकई ट्रांसमीटर पोशीदा था। राधा चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर लॉकेट फर्श पर फेंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने लॉकेट को पैर के नीचे कुचल दिया। मुझे हैरत थी, संपत के पास लॉकेट में ट्रांसमीटर मौजूद था, मगर उसने किसी को अपनी लोकेशन नहीं बताई थी। हालांकि वो ऐसा कर सकता था, या मुमकिन है उसने ये सोच रखा हो कि अपने तौर पर ही हमें जेर करने की कोशिश करेगा। मुझे नागराज के हवाले करके उसे 5 लाख रुपए मिल सकते थे, जबकि ट्रांसमीटर पर इत्तला देने के बाद रॉ के दूसरे आदमी भी पहुंच जाते और वो इनाम से महरूम रह जाता। राधा ने सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। बोली, तुम्हें इससे कुछ और तो नहीं पूछना? मैंने कहा, नहीं, अब कुछ नहीं पूछना। राधा ने कैरकॉफ मेरे हवाले कर दी और संपत के हाथ एक बार फिर पुश्त पर बांध दिए और मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने जिंदगी में कभी कोई नेक काम नहीं किया संपत। अब तुम्हारी जिंदगी खत्म होने वाली है। आखिरी लम्हों में भगवान को याद कर लो। संपत की आंखों में खौफ उभर आया। वो कभी राधा की तरफ देख रहा था, कभी मेरी तरफ। राधा ने उसे पैर की ठोकर मारते हुए खड़े होने का हुक्म दिया और फिर धक्के देती हुई कमरे से बाहर ले आई। कॉटेज के गेट से निकलने से पहले उसने मोहतात अंदाज में सड़क पर दोनों तरफ झांका और संपत को राइफल की जद पर लेकर बाहर आ गई। मैं भी उनके साथ ही था। संपत का पिस्तौल मेरे हाथ में था। हम सड़क पार करके दूसरी तरफ आ गए और सामने वाली पहाड़ी पर चढ़ने लगे। उस वक्त रात का 1 बजने वाला था। उस तरफ आबादी वैसे ही बहुत कम थी। पहाड़ियों पर कॉटेज एक दूसरे से बहुत फासले पर थे, इसलिए किसी की मुदाखलत का अंदेशा नहीं था। वो पहाड़ी तकरीबन 400 फुट ऊंची थी। संपत के हाथ चूंकि पुश्त पर बंधे हुए थे, इसलिए उसे ऊपर चढ़ते हुए अपना तवाजुन कायम रखने में खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। वो 2 मरतबा लड़खड़ा कर गिरा भी और दोनों मरतबा राधा ने उसे ठोकरें मार कर उठाया।
उसके साथ राधा का सलूक देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश न आई कि वो वाकई उसके साथ अपना कोई पुराना हिसाब चुका रही है। उस पहाड़ी से उतरने के बाद हम एक और छोटी पहाड़ी पर चढ़ गए। राधा उसे किसी ऐसी जगह ले जाकर मारना चाहती थी जहां बाद में उसकी लाश मिल जाए तो कोई हमारा सुराग न लगा सके। गहरी तारीकी और सन्नाटा था। उस पहाड़ी से उतरते हुए संपत ने अचानक ही एक खड्ड में छलांग लगा दी। राधा चीखती हुई उसके पीछे लपकी और साथ ही उसने राइफल का ट्रिगर दबा दिया। वीराना फायरिंग की आवाज से गूंज उठा। राधा की चलाई हुई गोली संपत तक नहीं पहुंच सकी। नशेब में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। राधा के साथ मैंने भी खड्ड में छलांग लगा दी और नशेब में दौड़ता चला गया। मैं इस खौफनाक हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ था कि अगर संपत बचकर निकल जाने में कामयाब हो गया तो हमारे बचने के इम्कानात खत्म हो जाएंगे। दाईं तरफ चीख की हल्की सी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। राधा ने भी वो आवाज सुन ली थी और फिर हम दोनों उस तरफ दौड़ पड़े। संपत तारीकी में किसी पत्थर से ठोकर खाकर गिरा था। भागते हुए किसी तरह उसके मुंह में ठूसा हुआ कपड़ा निकल गया था। गिरने से उसे चोट लगी तो वो बेख्तियार चीख उठा। अगर उसके हाथ खुले होते तो दोबारा उठकर भाग खड़ा होता या कोई पत्थर उठाकर हम में से किसी पर हमलावर होने की कोशिश करता। मगर जब हम करीब पहुंचे तो वो उठने की कोशिश कर रहा था। राधा उसके सामने अकड़ कर खड़ी हो गई। राइफल सामने को टिका ली और ट्रिगर दबाती चली गई। फायरिंग के साथ संपत की भयानक चीखें भी पहाड़ियों में गूंज रही थीं। राइफल खामोश हो गई। राधा खुद भी बैठती चली गई। वो बुरी तरह हाँप रही थी। चंद सेकंड बाद मैंने आगे बढ़कर राधा के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और फिर उठ खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम वापस चल पड़े। कॉटेज तक पहुंचने में हमें 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। दरवाजा बंद करते हुए राधा ने राइफल एक तरफ फेंक दी और पलटकर मुझसे लिपट गई। उसने अपने आप को एकदम ढीला छोड़ दिया था। उसका जिस्म हौले हौले कांप रहा था। वो एक खौफनाक तजुर्बे से गुजरी थी और शायद ये उसका रद्द-ए-अमल था। राधा को अपने आप को संभालने में तकरीबन 15 मिनट लगे। मैंने कहा, हमें यहाँ कोई खतरा नहीं है। राधा ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये जगह हमारे लिए बिल्कुल महफूज है। पहाड़ियों में गूंजती हुई फायरिंग की आवाज से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कहाँ क्या हुआ है, और अगर कोई दिन में उस तरफ पहुंच भी गया तो उस वक्त तक संपत की लाश शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। इन पहाड़ियों में लातादाद खूंखार भेड़िए घूमते रहते हैं। हो सकता है अब तक कुछ भेड़िए वहां पहुंच गए हों। सुबह अगर वो लाश किसी को मिल भी गई तो शनाख्त के काबिल नहीं रहेगी। मैंने कहा, इसका मतलब है कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। वो बोली, बिल्कुल नहीं, और याद रखो तुम्हारे दुश्मन अगर यहाँ तक आ भी गए तो तुम तक पहुंचने के लिए उन्हें मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं उछल पड़ा। कहा, क्या वाकई? ऐसा भी क्या है? वो बोली, अभी बताती हूँ, पहले चाय बना लूं। उस कमबख्त संपत ने तो मेरा दिमाग हिला दिया। राधा रसोई में घुस गई और मैं उसकी बात पर गौर करता रहा। राधा तकरीबन 20 मिनट के बाद चाय बनाकर लाई। उसने एक कप खुद ले लिया और एक मेरे सामने रख दिया। चाय की 2-3 चुस्कियां लेने के बाद मैंने उसकी तरफ देखा। मेरा ख्याल था कि वो खुद ही बात शुरू करेगी, मगर मुझे ही जबान खोलनी पड़ी। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे अजीब सी उलझन में डाल दिया है। राधा ने गहरा सांस लेते हुए कहा, यह मिट्टी की मोहब्बत भी अजीब चीज होती है। कोई खा दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, ये उसे अपनी गिरफ्त से निकलने नहीं देती। फिर उसने गहरा सांस लिया। बोली, मैंने भी उसी मिट्टी से जन्म लिया है जिससे तुम्हारा खमीर उठा है। मैं चौंक गया। क्या मतलब? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लिया था। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा। वो बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैं पाकिस्तान के सहराई थर में वाक़े नगर पारकर नामी एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। ये शहर भारतीय सरहद के करीब वाक़े है। इसकी 95% आबादी हिंदुओं पर मुश्तमिल है। हमारा ताल्लुक भेल कौम से है। यह कबीला न जाने कब थर जाकर आबाद हुआ था। बहरहाल मेरे बाप की वहाँ थोड़ी सी जमीन थी जिससे हमारे कुंबे का गुजारा हो रहा था। मैं 1959 में पैदा हुई थी। इसकी वजह शायद ये थी कि मैं अपने भाई के 15 साल के बाद पैदा हुई थी। इस बीच में मेरी माँ के यहाँ कोई औलाद ही नहीं हुई। मैं जब 1 साल की थी तो मेरे बड़े भाई जगदेश की शादी हो गई। हमारे यहाँ शादियाँ बड़ी बेजोड़ होती हैं। लड़की 12 साल की तो दुल्हा 40 का, लड़का 15-16 का तो दुल्हन 30-35 साल की। जगदेश की जोरू भी उम्र में उससे 20 साल बड़ी थी, यानी जगदेश 16 का, रेखा 36 साल की। वो बड़ी हसीन थी, ऊंची लंबी, सेहतमंद। गांव के कई मर्दों की नजरें उस पर थीं। जगदीश की शादी पर मेरे बाप ने वडेरे के पास जमीन गिरवी रख कर लंबी रकम कर्ज ली, जो सब की सब शादी पर खर्च कर दी गई। पिताजी ने वडेरे से वादा किया था कि उसकी रकम 2 साल के अंदर अंदर लौटा दी जाएगी, मगर 2 साल तक थर में बारिश नहीं हुई। जमीनें प्यास के मारे चटक गईं। अनाज पैदा होने का सवाल ही नहीं था। दूसरा साल शुरू होते ही वडेरे ने अपनी रकम की वापसी का तकाजा शुरू कर दिया। तीसरे साल बारिश हुई। उस साल फसल भी अच्छी हुई, लेकिन जब फसल तैयार हुई और कटाई का वक्त आया तो वडेरे के आदमियों ने जमीन पर कब्जा कर लिया।
पिताजी वडेरे की मिन्नत समाजत करते रहे। थोड़ी सी मोहलत मांगी मगर वडेरा तैयार नहीं हुआ। उसने अनाज का एक दाना नहीं उठाने दिया। राजस्थान के ठाकुर और सिंध के वडेरे एक ही कबील के लोग हैं। ये काश्तकारों और हारियों को अपने ज़रख़रीद गुलाम समझते हैं। उन पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं। जमीन पर कब्जा करने के बाद वडेरे ने बेकार लेना शुरू कर दी। उसने साफ कह दिया था कि जब तक कर्जे की पाई पाई अदा नहीं हो जाती, न ही हमें जमीन का कब्जा मिलेगा और न ही हम कहीं और काम कर सकते हैं। मैं 5 साल की हो गई। वडेरे ने हमारे मकान पर भी कब्जा कर लिया था। हम वडेरे के कैदी बन गए थे। मेरे माता पिता, भाई और भाभी दिन भर खेतों में काम करते और रात को मवेशियों वाली हवेली में डाल दिया जाता, जहां और भी 20 हारी थे। वो भी हमारी तरह वडेरे के कैदी थे। एक रोज खेतों पर काम के दौरान वडेरे के 2 आदमी रेखा को पकड़कर जबरदस्ती कहीं ले जा रहे थे। जगदीश ने देख लिया। झगड़े में उसके हाथों वडेरे का एक आदमी मारा गया। वडेरे के आदमी जमा हो गए। उन्होंने जगदीश को इतना मारा कि वो वहीं पर खत्म हो गया। भाभी रेखा ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस आई लेकिन न तो वडेरे के किसी आदमी को पकड़ा और न ही वडेरे से कोई बासपुरस हुई। पुलिस हिंदुस्तान की हो या पाकिस्तान की, वो गरीबों की नहीं, दौलतमंदों के मफादात की रक्षा करती है। मेरे माता पिता को थाने में बंद कर दिया। मैं भी उनके साथ थी। वो तो भला हो उस नए इंस्पेक्टर का जो इस वाक़े के 1 हफ्ते के बाद उमरकोट से तब्दील होकर आया था। वो ईमानदार आदमी था। उसने हमें छोड़ दिया। उसके चंद रोज बाद ही पिताजी मुझे और माताजी को लेकर चोरी छुपे सरहद पार करके राजस्थान आ गए। स्मगलरों की एक पार्टी ने सरहद पार करने में हमारी मदद की। हम लोग धक्के खाते हुए किसी न किसी तरह राजगढ़ पहुंच गए। यहाँ भी हमारी कौम के कुछ लोग आबाद थे जिन्होंने हमारी मदद की। माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके मुझे तालीम दिलवाई, लेकिन तालीम हासिल करने के बाद भी मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। राधा खामोश होकर मेरी तरफ देखती रही। फिर कुछ देर बाद बोली, मेरे खून में उसी जमीन की मोहब्बत शामिल है जिसकी मिट्टी से मैंने जन्म लिया है। वहाँ मेरे माता पिता, भाई भावच के साथ जो कुछ भी हुआ वो काबिल नफरत है। लेकिन इन तमाम तर नफरतों के बावजूद मैं उस मिट्टी की मोहब्बत को अपने सीने से नहीं निकाल सकी। वो एक बार फिर खामोश हो गई। उसके लहजे में अफसुर्दगी सी आ गई थी। यहाँ जो कुछ हो रहा है वो सब देखकर मेरा दिल दुखता है, लेकिन जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकती। वो दोबारा कह रही थी, कैंप में बाज पाकिस्तानी जवान तो ऐसे भी थे जो रॉ के असल मंसूबों से वाकिफ होने के बाद यहाँ से भागना चाहते थे। उनमें से कुछ ने कोशिश भी की मगर पकड़े गए। अलका ने तुम्हारे सामने दावा किया था कि वो कैंप से फरार होने वाले पाकिस्तानी नौजवानों की मदद करती रहती है, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल बरक्स है। पिछले 1 साल के दौरान अलका ने ऐसे 5 नौजवानों को धोखे से हलाक कर दिया था जो कैंप से भागने के बाद इत्तेफाक से उससे टकरा गए थे। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों का यही हशर होना चाहिए था। वो अपनी जान बचाने के लिए भी दूसरों की मदद के मोहताज थे। उन्हें हवस और लालच यहाँ लेकर आया था, लेकिन जब उन्हें एहसास हो गया कि इस तरह मिलने वाली दौलत उन्हें महंगी पड़ेगी तो उन्होंने भागने की कोशिश की और मारे गए। दरअसल उनके सामने कोई मकसद नहीं था, उनकी कोई मंजिल नहीं थी। लेकिन तुम्हें देखकर और तुम्हारी बातें सुनकर मैं भी ठनकी थी। तुम भी अगरचे अपनी जान बचाकर भागे थे और जान बचाना चाहते थे, लेकिन तुम में और उन नौजवानों में बड़ा फर्क था। अलका तुम्हारे गिर्द जाल बुन रही थी और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मगर मुझे इसका मौका नहीं मिल रहा था। उधर तुम दलदल में धंसते जा रहे थे। तुम्हारे गिर्द बिछाए हुए जाल की रस्सियां खींची जा रही थीं और आखिरकार मैंने भी कदम उठाने का फैसला कर लिया। जिस रात दुर्योधन ने आश्रम के तहखाने में तुमसे मुलाकात की थी, मैं समझ गई थी कि अब पानी सर से गुजर चुका है। उन्होंने तुम्हें अपने मंसूबे के आखिरी मरहले में धकेल दिया है। अब मेरे लिए भी खामोश रहना मुमकिन नहीं रहा था और इसलिए मैंने तुम्हें अलका और दुर्योधन के बारे में बता दिया था। लेकिन तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया था और फिर कल मैंने तुम्हें वो सबूत फराहम कर दिए जिसकी तुम्हें जरूरत थी। मैंने तुम्हारा साथ देने का फैसला कर लिया था और इस सिलसिले में कुछ इंतजामात भी शुरू कर दिए थे। मेरे इस कॉटेज के बारे में किसी को मालूम नहीं। मैंने यहाँ राशन जमा करना शुरू कर दिया। अलका को कत्ल करने के बाद अगर हम चंद मिनट और वहां रुकते तो मारे जाते। मुझे संपत ने ही रेस्टोरेंट में चाय पीने के दौरान बता दिया था कि दुर्योधन ने रात 2 बजे के करीब अलका को टेलीफोन पर जयपुर में कैंप में होने वाले धमाकों की इत्तला दे दी थी और अलका उसके थोड़ी ही देर के बाद जयपुर से निकल खड़ी हुई थी और उसने दुर्योधन को भी अपनी रवानगी की इत्तला दे दी थी। दुर्योधन उसका इंतजार कर रहा था। उसका ख्याल था कि अलका सीधी उसके पास पहुंचेगी, लेकिन 7 बजे तक अलका उसके पास नहीं पहुंची तो वो खुद आश्रम आ गया और तहखाने की सूरत हाल देखकर उसे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि वहां क्या हुआ होगा और उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी भी तलाश शुरू कर दी। राधा खामोश हो गई। हम बर वक्त वहां से निकल आए थे। हम उस वक्त तक जहां रहेंगे जब तक ये जगह हमारे लिए महफूज है। राधा खामोश हो गई। उसके होंठों पर बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, या फिर मुझे उसकी मुस्कुराहट अच्छी लग रही थी। मैं खामोशी से उसके चेहरे को देखता रहा। मैं जराइम पेशा था।
मेरे हाथों पाकिस्तान में कई कत्ल हो चुके थे। पुलिस से छुपता फिर रहा था कि बदकिस्मती से उन लोगों के हत्थे चढ़ गया और यहाँ मसाइब में घिरकर अपनी मिट्टी की मोहब्बत ने मुझे बेचैन कर दिया। अब राधा से ऐसी ही बातें सुनकर मुझे कुछ अजीब सा लगा था। उसने पाकिस्तान में सिर्फ 5 साल गुजारे थे। 5 साल की उम्र में तो कोई बच्चा अपने बारे में सोच भी नहीं सकता, किसी और के बारे में या वतन के बारे में क्या सोचेगा। लेकिन राधा ने उस मिट्टी से जन्म लिया था और 5 साल की उम्र तक खेतों में उसी मिट्टी से खेलती रही थी और उस मिट्टी की मोहब्बत उसके खून में शामिल थी।